आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेस लैब के ऊपर। आई एम वेरी श्योर कि आपने इस कंपनी का नाम कभी ना कभी सुना होगा। सबसे पहले हम कंपनी के जो की इंपॉर्टेंट पॉइंटर है उन्हें कवर कर लेते हैं। कंपनी एक फार्मा कंपनी हम जानते हैं, ज़रा सा ठीक से समझने की कोशिश कर, एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके साथ अगर हम बात करें इसकी लीडरशिप पोजीशन की बात करें या फिर कंपनी का जहाँ फोकस है या जो कंपनी का मेन काम है, APIs हो गए एंड मेजर फोकस है ऑन एंटी रेट्रोवायरल एंड हेपेटाइटिस सी एंड ऑन्कोलॉजी ड्रग्स में यहाँ कंपनी का मेन फोकस बना हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी का जो काम है, क्या क्या चीज़ें कंपनी डेवलप करती है, क्या क्या सर्विस देती है, इट ऑल्सो डेवलप मैन्युफैक्चर ओरल सॉल्यूशन और इस जो ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन है वो कंपनी बनाती है। साथ ही में ग्लोबल फार्मा कंपनीज़ के लिए ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है उस रिसर्च के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2010 की अगर बात करें, कंपनी वन प्रोडक्ट कंपनी थी 2010 में। उसके बाद 10 साल में किस तरह से ग्रो हुई है आप यहाँ देख पाएंगे। 60+ कमर्शियल प्रोडक्ट हैं एज ऑफ नाउ 2020 के हम बात करें तो पिछले 10 साल में कैसे चेंजेस हुए हैं आपके सामने। साथ ही अगर हम बात करें कंपनी ने जो फाइल किए थे 296 पेटेंट किए थे। फार्मास्यूटिकल की बात करें या फिर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे पेटेंट का होता है, एक बार किसी ने पेटेंट कर लिया है तो दूसरी कोई कंपनी वैसा उस चीज़ को बना नहीं सकती है। तो वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर 296 इन्होंने फाइल किए थे, उसमें से जो इन्होंने ओन किया है 155 पेटेंट इनके पास हैं। अगेन ये एक अच्छी बात है। इन सब के बाद अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ कमर्शलाइज 60+ प्रोडक्ट सिंस जब से इनकी शुरुआत हुई थी। इन 3 जो इनके बिजनेस हैं, और 3 क्या क्या बिजनेस हैं, एक है जेनरिक API, दूसरा है जेनरिक FDS और थर्ड है सिंथेसिस। ये 3 इनके मेन बिजनेस हैं। इन तीनों से मिलाकर इनके 60+ प्रोडक्ट जो है कमर्शलाइज्ड हैं। अगर हम बात करें इनके कुछ स्नैपशॉट में समझने की कोशिश करें कंपनी को, 50+ इनके R&D लैब्स हैं इंडिया और US के मिलाकर, तो इनके पास अच्छा खासा स्पेस है। साथ ही में अगर हम बात करें 90+ इनके पास जो API मैन्युफैक्चर्ड एट 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कुल मिला के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास हैं। उसके बाद अगर हम बात करें $375+ इतना मिलियन हुआ था इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था FY20 में। साथ ही में अगर हम बात करें टोटल जो इनके पास वर्कफोर्स है 4000 है, उसमें से अगर हम बात करें 750+ रिसर्च साइंटिस्ट इनके पास हैं। बात करें इनके 200+ कस्टमर हैं अक्रॉस 56 कंट्रीज़ में। यहाँ से 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक तो इनके प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया भी है, जो एक अच्छी बात है 56 कंट्रीज़ में। साथ ही में अगर हम बात करें 200+ इनके कस्टमर भी हैं, दिस इज़ गुड। उसके बाद बात करें इनके पेटेंट की तो हमने बात कर लिया, 155 इनके पास है। और उसके बाद बात करें 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास हैं एज ऑफ नाउ। जैसे हमने देखा था कि इनके 3 बिजनेस हैं, जैसे कि APIs हो गए एंड सिंथेसिस देखे थे हमने, FDF देखे थे, उन सभी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कहाँ है आपके सामने, प्लस इनको कौन से अप्रूवल मिले हैं या अप्रूवल किससे मिला है वो भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सिंथेसिस की बात करें नंबर 1 में, तो इसको जो अप्रूवल मिला है आप यहाँ देख सकते हैं, US FDA से या WHO से इसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। एंड ये कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं, कैपेसिटी भी लिखी हुई है। इसी तरह से सारी चीज़ों को आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें FDF एंड API की बात करें, इसको भी US FDA प्लस WHO का अप्रूवल मिला हुआ है, तो सारी चीज़ आप इजीली इन स्लाइड को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर भी इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये क्या क्या हैं, कहाँ पर है और किसका अप्रूवल मिला है, आप इन चीज़ों को ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर इनके नंबर्स के ऊपर फोकस करें, इनके 3 सेगमेंट हैं, FDF, API, सिंथेसिस एंड बायो। अगर हम बात करें जो मेन 3 हैं वहाँ से कैसा इनका रेवेन्यू आया था, अगर हम देखें FY21 और FY22 के बीच, FY22 की बात करें तो ऐसे में आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। YOY बेसिस पे FDF से जो 48% की उसमें जंप हुई थी, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 21% की जंप हुई थी। साथ ही में API की बात करें ईयरली बेसिस पे 5% की जंप एंड क्वार्टरली बेसिस पे -31 की डिप थी। और सिंथेसिस की बात करें YOY पे जंप एंड क्वार्टरली पे जंप, तो कुल मिला के हमें जो डिप दिखाई पड़ रही है इसके API के बिजनेस में क्वार्टरली बेसिस पे थी। अब जब Q2 के नंबर आएंगे तब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में ये तो रहे उसके नंबर, अब यहाँ देख लेते हैं FDF से 41% का रेवेन्यू आया एंड API से 43 का रेवेन्यू आया, तो कुल मिला के दोनों सिमिलर हैं। और बाकी सिंथेसिस से 15 और उसके बायो, तो कुल मिला के मेजर जो रेवेन्यू आता है इन दोनों कैटेगरी से इस कंपनी के
के लिए आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी चीज़ को, इसके रिजल्ट कैसे रहे हैं, टोटल ओवरऑल की बात करें, ये तो हमने जस्ट देखे थे अभी इसके क्वार्टरली के बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो रेवेन्यू आए थे वाई बेसिस पे, यानी Q1 FY21 और Q1 FY22 की अगर हम बात करें तो वाई बेसिस पे हमें 31% की जंप दिखी टोटल रेवेन्यू में, एंड क्वार्टरली बेसिस पे डिप। EBITDA की बात करें वाई बेसिस पे 41 की जंप एंड क्वार्टरली पे डिप अगेन। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें वाई बेसिस पे यहाँ पर भी जंप है, क्वार्टरली पे डिप। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आ रहा है, कंपनी ने वाई बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे अच्छा काम किया था, लेकिन क्वार्टरली पे वैसे नंबर्स दिखाई नहीं दिए हैं। फिर चाहे हम EPS की बात क्यों ना करें, 41% की जंप है, लेकिन क्वार्टरली पे -18 के डिप दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाले Q2 में किस तरह की कंपनी नंबर दिखाती है, और उसके बाद वैसे ही हमें मार्केट से भी रिएक्शन मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं एज एन इन्वेस्टर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न दिए। एक साल में 96% के रिटर्न, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। 2 साल की बात करें 879%, दिस इज़ ग्रेट, जिसे आप कह सकते हो। 3 साल की बात करें 660, और 5 मैक्सिमम बात करें तो कुल मिला के किसी भी टाइम फ्रेम का आप उठा लीजिए, कहीं भी इस शेयर ने इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर को निराश बिल्कुल नहीं किया है। अगर इसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालें, आप यहाँ देख पाएंगे प्रमोटर के पास सितंबर में 32+ थे, एंड उसके बाद जून आते थे वो 27 हो चुके हैं, यानी प्रमोटर ने कुछ अपनी होल्डिंग को कम किया है ओवर द क्वार्टर। साथ ही में FIS की बात करें 20 से 21+ हो चुके हैं, तो इन्होंने कुछ होल्डिंग को बढ़ाया है। DIS की बात करें 6+ से 4 हो चुका है, इन्होंने भी कम किया है। अगर किसी ने खरीदा है या फिर जो स्मार्ट मनी ने बेचा है तो किसने खरीदा, पब्लिक ने। 40+ से ये हो चुका है 47-48 के आसपास, तो सिर्फ यहाँ पब्लिक को झर गिरावट में खरीद रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। प्लेजिंग 0 है, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। स्मार्ट मनी के बाद म्यूचुअल फंड की बात करें जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो है IDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.23%, बायो एक्सा टेक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ 3.08, एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.87 एंड टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.53। ये है वो 4 फंड जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद फोकस करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ और जो प्रॉफिट ग्रोथ किस परसेंटेज में रही है ओवर द ईयर्स। 5 साल की अगर हम बात करें, जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही है, ये ग्रीन लाइन इसकी है सेल्स ग्रोथ। तो 5 साल में 22+, 3 साल में 33 और 1 साल में 70। तो किस तरह से सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है आपके सामने है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की 46, अगेन ये अच्छा था अपने आप में, ये 77 और 258 हो चुके 1 साल में। तो कुल मिला के अच्छी ग्रोथ कंपनी में चल रही है। इसके बाद बात करें इसका ROE 5 साल में अगर हम बात करें इसके ROE की बात करें, ये आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन है ये इसका ROE है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 साल में 19, 3 साल में 21 इम्प्रूव और 1 साल में 42। साथ ही में ROC की बात करें 18, 20 और 39। तो कुल मिला के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROC, ROE सारी चीज़ें हमारी हमको इस कंपनी में इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। प्लस 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डेट नहीं है। डेट आप देख सकते हो 0.51 डेट इक्विटी रेशियो है, और डेट है कितना 1389.52 CR का कंपनी के पास डेट एज ऑफ नाउ। कैश की बात करें 38। अब देखते हैं इस क्वार्टर में किस तरह से ये नंबर इम्पैक्ट होता है, किस तरह से ये चेंज होते हैं, बढ़ते हैं, इसके ऊपर हमारी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के बाद अगर हम बात करें एनालिस्ट की, एनालिस्ट एज ऑफ ना बाई की जो रेटिंग दे रहे 50%, होल्ड की दे रहे 10% एंड सेल की दे रहे 40% के आसपास। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी, इस वीडियो में भी हम बात करें कंप्लीटली लर्निंग के हिसाब से कर रहे हैं। सो आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने एडवाइज़र से पूछनी है या फिर जिनसे आप कंसल्ट करते हैं, उनके बाद ही आपको कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है। इस सारी कहानी के बाद अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, इंडस्ट्री की पी चल रही 40+ और स्टॉक का पी चल रहा है हमें कंसोलिडेटेड की हम बात करें 32, तो वहाँ से हमें थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रहा है। EPS 19+ है, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। डिविडेंड डील ज़्यादा नहीं है, कंपनी का मेन फोकस अपने एक तो डेट ज़्यादा है उसके ऊपर, प्लस थोड़ा ग्रोथ के ऊपर भी है। तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड एज ऑफ नाउ नहीं देती है, बट कुछ ना कुछ देती है। तो कुल मिला के अभी तक हमें कंपनी के जो रेशियोज़ हैं, कंपनी की कई सारी चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी हैं। एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। इसमें एक ही चीज़ है जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है, वो है इस कंपनी का डेट। अब वो कैसे कंपनी कम करती है या फिर और बढ़ता है ओवर द ईयर, ओवर द क्वार्टर, वो तो हम सभी को एक साथ ही दिखेगा जब इसके नंबर्स रिलीज़ होंगे। बट हमारा फोकस होना ज़रूरी हो जाता है। रिटर्न शानदार दिए हैं, बाकी सारी ग्रोथ और बाकी चीज़ें अच्छे, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, एक वेल नोन नाम है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी कैसी इसके अभी तक की ग्रोथ रही है।
अगर हम बात करें 2020, ये 2020 का टाइम था, उसके बाद आप देख सकते हो उस वक्त से वीकली का टाइम फ्रेम आपके सामने किस तरह का रिकवरी आपने देखा, रिटर्न के फॉर्म में आपने देख लिया, चार्ट के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। इससे पहले जब भी शेयर में करेक्शन आए, वीकली के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, कभी भी इसने अपने जो रेड लाइन दिखाई पड़ रही है, ये है इसका वीकली का 20 वीक EMA, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। ये चीज़ इसका ट्रेंड अभी तक रहा है। अभी क्या हो सकता है, वापस अगर हम बात करें उसी लेवल के आसपास आया, वहाँ से बाउंस बैक किया 2 वीक। इस वीक अभी ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो कैंडल बन रही है मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर भी है, लेकिन मार्केट मिक्स है एज ऑफ नाउ। तो वापस से एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें अपने रेड लाइन के आसपास। ऐसे में अगर बात करें, एक बार ये जो हमें कैंडल दिख रही है, एक बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ये यहाँ से वापस जा चुका है, 3 बार इस इनके बॉटम से सपोर्ट ले चुका है, वापस जाने की कोशिश करा। ऑल्दो हमें MACD एज ऑफ नाउ बेयरिश साइन दे रहा है। एंड वहीं बात करें हम RSI की, RSI भी 57 हो चुका है, जो एक लेवल के आसपास बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुकी थी, वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हो चुका है। वीकली में ये समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के 627 के आसपास है, 600 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। वनडे पे समझते हैं एग्जैक्टली, वनडे पे हम समझने की कोशिश करें। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है। फिर चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, एलएस ब्लू हो या पेटीएम मनी, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। एंड वीडियो को एग्जिट करने से पहले एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने में हमें ज़रा मेहनत लगती है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते ही रहते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं वनडे में क्या चल रहा है। इसी लेवल की हम बात करते हैं 600, यानी 590 का एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करा। फर्स्ट टाइम हमें यहाँ से बाउंस बैक दिखा था, उसके बाद अच्छी रैली आई थी। सेकंड टाइम हमें यहीं से एक बाउंस बैक दिखा है, तो वापस से जो इसका एक ट्रेंड हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, बड़ा ही रफ सा ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये ट्रेंड हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये भी हमें यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 3 केस निकल के आते हैं जिनके पास है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस शेयर ने आपको बेहतरीन रिटर्न दिए हैं अभी तक, आगे भी दे सकता है, देगा भी। अगर बात करें फ्रेश बाइंग के लिए, कुछ दिनों पहले 600 या फिर बिलो था, उस लेवल के आसपास अगर लिया है तो ये फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा लेवल है 600। अदरवाइज करंट लेवल के आसपास भी अगर हम लेते हैं और हमारा जो टाइम हॉराइजन है थोड़ा सा लॉन्ग टू मीडियम टर्म का है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा टेंशन की बात बिल्कुल नहीं हो। एज ऑफ नाउ जो बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे कोई वैसा कोई क्लियर ट्रेंड इसमें अभी तक नहीं है। अगर हम देखने की कोशिश करें, ये कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ एक ही प्राइस के आसपास ये एक सपोर्ट, ये जो प्राइस है ये सारे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ से लेकर ये सारे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ये 650 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तब इसमें ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ से कंपनी ये शेयर दिखा रहा है। तो हमारी फोकस होनी चाहिए 600। और बात करें तो रिसेंट का जो ये हमें लोज दिखाई दे रहे हैं इन लोज के आसपास, इस लेवल के आसपास कभी भी मिल जाता है तो यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं फ्रेश बैंक के लिए। अदरवाइज करंट प्राइस पर भी 627 है, 630, 600 कहीं भी मिल जाए, 610 के आसपास ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से इस लेवल के आसपास से अगर हम बात करें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल के आसपास थोड़ा सा फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है। अगर और नीचे आ जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारी नज़र होनी चाहिए इस शेयर के ऊपर, आने वाले कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वापस ये एक बार यहाँ तक आए और वापस उसके बाद धीरे जाए, या फिर अपने बॉटम को एक बार फिर से टेस्ट करता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। अदरवाइज बैक टू बैक 3 दिनों से इसमें जो कैंडल बन रही है वनडे के बेसिस पे थोड़ा सा बियरिश तो दिखाई पड़ रही है। 650 से 627 आ चुका है, अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता है 610 के आसपास और अच्छा हो जाएगा। उस लेवल के आसपास हमें देखना होगा क्या 610 से रिवर्स कर रहा है या वापस से अपने बॉटम को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। अदरवाइज एक अच्छे क्वालिटी का शेयर है, हम सभी जानते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जो एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।